स्क्रीन शो हो रही है सबको? हम लोग आज ये ऑटोलॉजी और जो है ना मतलब एयर ईएनटी और आई देख लेते हैं पहले। ट्यूमर्स पीछे से रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें एयर की थोड़ी सी इन्होंने एनाटमी बताई हुई है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। हम्म, अब हमारे पास क्या है कि एयर की क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि आउटर पार्ट कार्टिलेजिनस जो बेसिकली हमारे पास पार्ट होता है, ऑरिकल या पिन्ना जिसको हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। और उसके आगे से हमारे पास स्टार्ट हो रहा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। एक्सटर्नल एयर में हमारे पास एक्सटर्नल एयर कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑरिकल से स्टार्ट होगा और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे जाके ये एंड हो रहा होता है। ये एक्सटर्नल एयर आ जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है मिडिल एयर, ठीक है। मिडिल एयर यहाँ बस फिर टेम्पैनिक मेम्ब्रेन्स और अदर स्ट्रक्चर आते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इंटरनल इनर एयर, ठीक है, जिसमें वेस्टिब्यूल, कोक्लिया, ओवल विंडो और ऑसिकल, जो ऑसिकल्स होती हैं वो मिडिल एयर में बेसिकली पड़ी होती हैं, और जो हमारे पास ना वेस्टिब्यूल और कोक्लिया सेमी सर्कुलर कैनाल जो हैं वो इनर एयर में पड़ी होती हैं, ठीक है। कंडक्टिंग मतलब साउंड को कंडक्ट जिसने कराना है वो उसके लिए जो बोन्स हमारे पास चाहिए होती हैं वो है मिडिल एयर का पार्ट। और उसके बाद जो परसेप्शन है हेयरिंग की वो आगे जो हो रही है कोक्लिया और वेस्टिब्यूल के थ्रू, वो आ जाएगी इंटरनल एयर में। फिर मिडिल एयर से ये आपने देख लेना कि मिडिल एयर से यहाँ पर फ्रेंजो टेम्पैनिक ट्यूब निकल रही होती है, जिसको ये स्टेशन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है, जो कि आगे कनेक्ट करा रही होती है विद द नोज। अब इसमें हमारे पास आ जाता है आउटर एयर का, ये बताया हुआ है कि विजिबल पोर्शन ऑफ द एयर जिसे कि पिना है, ठीक है, उसमें ऑडिटरी कैनाल भी आ जाती है और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ये जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑडिटरी कैनाल में आगे टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है यहाँ तक हमारे पास एक्सटर्नल एयर आता है। इसका काम क्या है कि जस्ट हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं उनको टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांसमिट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर वापस आ जाता है मिडिल एयर। मिडिल एयर में क्या होता है कि एयर फिल्ड स्पेस है, ठीक है, जिसमें 3 बोन्स पड़ी हुई हैं और उनमें वापस आते हैं मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इसमें एमसीक्यू भी आ जाता है कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी होती है, तो वहां पास क्या है, इनकस, ठीक है। ये देख लेना है आपने। ये इन्होंने क्या करना है कि ये मजीद क्या करेंगे, कंडक्ट भी करेंगे साउंड को और एम्पलीफाई भी करेंगे, ठीक है, और फिर आगे इनर एयर की तरफ ट्रांसमिट करेंगे। फिर इनर एयर के अंदर हमारे पास कोक्लिया होगा, स्नेल शेप होता है, फ्लूइड फील्ड होता है। इसमें बेसिलर मेम्ब्रेन है जो कि सेकंड साउंड वेव्स के थ्रू वाइब्रेट कर रही होती है। उसके अलावा हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है। ये आपने देख लेना। लो फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये एमसीक्यू आ जाता है कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो होती हैं वो कहाँ पे हर्ड होती हैं और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड कहाँ पे हर्ड होती हैं, ठीक है। कोक्लिया की बेस के ऊपर जो है वो बेस के ऊपर जो है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वाली होती हैं और एपेक्स के ऊपर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो है हर्ड हो रही होती हैं, ये देख लेना है। फिर यहाँ पर उसकी कंडीशन आ जाती हैं एयर से रिलेटेड, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल एयर की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और ओटाइटिस मीडिया मतलब जो है हमारे पास मिडिल एयर जो है उसकी इन्फ्लेमेशन है, जहाँ पे कोई इन्फेक्शन चल रहा है। अब एक्सटर्नल में यहाँ पास यही होगा कि ना जो एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल है ना बेसिकली वही इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है ओटाइटिस एक्सटर्ना में। वहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेशन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से होगा कि और इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन ये एमसीक्यू जो है ना जे कैट में भी आ चुका है और एफसीपीएस में भी आ जाता है, पूछ लेते हैं कि सुडोमोनास जो है ना वो मोस्ट कॉमनली हमारे पास ओटाइटिस एक्सटर्ना करा रहा होता है, ठीक है। और इसी में यही है कि जो हमारे पास स्विमर वाटर एक्सपोजर से ये ज्यादा होता है, स्विमर्स एयर हो गया, ठीक है। ये एयर कैनाल का कोई ट्रॉमा हेयरिंग एड वगैरह की वजह से हो रहा है मेनली जो है ना, वो स्विमर्स एयर एमसीक्यू हो जाता है कि स्विमर एयर में ना क्या होने के चांसेस हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना के, और वो भी किस वजह से, हमारे पास सुडोमोनास की वजह से। फिर इस तरह से ना हमारे पास इम्यूनोसप्रेसिव जो पेशेंट्स होते हैं ना उनमें नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसमें भी जो ऑर्गेनिज्म होता है ना इन्वॉल्व, वो सुडोमोनास ही होता है। ज्यादातर ना वो नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना का पूछते हैं कि इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इसमें जो होगा हमारे पास सिम्पटम्स कैसे आते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना में, यही है कि हमारे पास हेयर जो साउंड्स है उन्होंने कंडक्ट करना था एक्सटर्नल एयर से इंटरनल एयर की तरफ जाना था। तो जब इसमें इंफॉर्मेशन हुई है, कंडक्शन ऑफ साउंड नहीं हो रही, तो क्या होगा, हियरिंग लॉस हो रहा होगा, ठीक है। उस लेवल पे प्रोराइटिस होता है, पस वगैरह वहाँ पे इचिंग हो रही होती है, अंदर कैनाल डिस्चार्ज वगैरह आ रहा होगा, तो ये आपने देख लेना है। पेन होता है एयर में। अब जो मिलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है वो यही कह रहे हैं कि ये बोन को भी साथ में इन्वॉल्व कर रहा होता है,
ठीक है, ये इतना ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है कि बोन को भी इन्वॉल्व कर नेक्रोटाइजिंग है। और ये डायबिटिक इम्यूनोसप्रेसिव जो होते हैं ना लोग, उनमें ओल्डर पेशेंट और डायबिटिक्स में मिलता है। ये एमसीक्यू पॉइंट है। नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना हमें किन पेशेंट से मिलेगा, या तो डायबिटिक्स हो या फिर ओल्डर पेशेंट हो जिनका हमारे पास, जिनकी इम्यूनिटी जो है ना वो डिक्रीज हुई होती है। सिवियर ओटेल्जिया होता है इनमें, ठीक है, एयर एक होगा और साथ में एयर डिस्चार्ज भी आ रहा होता है। अब इनर उसके अलावा ग्रैनुलेशन भी मिलती है। ये भी एमसीक्यू, ये 3-4 एमसीक्यू यहाँ से जो बनते हैं यही है कि एक तो डायबिटिक्स में, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस वालों में हमें क्या मिलता है, नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना मिलता है। दूसरा क्या है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है वो हमारे ओटाइटिस एक्सटर्ना की कौन सी टाइप में मिल रहा होता है, तो नेक्रोटाइजिंग जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है ना उसमें हमारे पास ग्रैनुलेशन टिश्यू मिल रहा होता है। ठीक है, और उसके अलावा हमने इसमें क्या देखना है कि ये ऑस्टियोमिलाइटिस करा रहा होता है, बोन्स को भी इन्वॉल्व करा रहा होता है नेक्रोटाइजिंग वाला। और इसमें भी सुडोमोनास बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया में अब हमारे पास जो मिडल एयर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल एयर। और यहाँ पे जो है हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और मुरगजेला कैटेरालिस, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। और इसमें यही होगा कि मिडिल एयर के आगे से यूस्टेशियन ट्यूब भी पास करी है, तो यूस्टेशियन ट्यूब का डिसफंक्शन भी इसमें आ रहा होगा, ठीक है। अब ना इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि जो एफसीपीएस इन्होंने देना है ना, वो तो जस्ट जितना ये लिखा हुआ है 2-3 पेजेस जितना पढ़ लेंगे तो वो उनके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। मतलब उनको आईएनटी वगैरह तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जे कैट वाले स्टूडेंट्स या एनआरई एनएलई वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एटलीस्ट ना मतलब पढ़ना होगा आईएनटी को। अब जो जे कैट की स्कीम है ना वो यही है, और मैं हमेशा ये प्रेफर भी कराती हूँ बच्चों को कि ना आपने क्या करना है कि उसको जो रोड टू एमडीएमएस है ना उसमें सारे पास्ट एमसीक्यूज टॉपिक्स दिए हैं, वो मोर देन इनफ है फॉर द जे कैट, क्योंकि 5-5 एमसीक्यूज इनमें से आने हैं ना। तो आपने ना इसके अलावा ना मतलब फर्स्ट एड में जो लिखी हुई है आईएनटी, इसके अलावा आपने ना आईएनटी के टॉपिक्स रोड टू एमडीएमएस से कर लेने हैं, तो आप लोगों के इंशाल्लाह 10 में से 6-7 तो ठीक हो जाएंगे आराम से ना, आपको सारी आईएनटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एनआरई एनएलई वाले जो है बच्चे हैं उन्होंने देखना अपना सिलेबस खोलना है, उसमें आईएनटी के टॉपिक्स देखने हैं और उनको अपनी कोरिस्पोंडिंग बुक से कर लेना है, ठीक है। थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं उसके मेंशन, तो वो आपने साथ पढ़ लेना है ताकि आपको ना मतलब यहाँ से 100% आपकी प्रिपरेशन हो जाए। अब ओटाइटिस मीडिया में हम यही देख रहे हैं कि मिडिल एयर जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, मुरगजेला कैटेरालिस, ये इसके ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है। अब ये भी बच्चों में होगा, ओटेल्जिया, हेयरिंग लॉस, पेन, सारा कुछ इसमें है। ये आपने देख लेना कि हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना इट्स मेटिस और बल्जिंग नजर आ रही होती है ओटाइटिस मीडिया के अंदर, अगर हम जब देखेंगे ना, ये इसकी फाइंडिंग्स है, ठीक है। मेस्टाइड वही है कि मेस्टाइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन इन्वॉल्व हो गया तो मेस्टाइडाइटिस हो रहा होता है। मेस्टाइडाइटिस की ना कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। ये लास्ट टाइम जेकेट का एमसीक्यू भी था लास्ट से लास्ट ईयर के, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है ना ओटाइटिस मीडिया की वो क्या होती है, इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन, तो वो हमारे पास मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का ऑप्शन भी दिया हुआ था, ब्रेन एप्सिस का भी दिया हुआ था, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होती है ना वो मेनिंजाइटिस होती है। तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया, इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन वो भी स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये आप देखें, ये इसको पढ़ लेना एक बार। फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कॉमन कॉज ऑफ हेयरिंग लॉस, नॉइज इंड्यूस्ड भी होता है और प्रेस्बाइक्यूसिस भी होता है। प्रेस्बाइक्यूसिस एज रिलेटेड है, ठीक है, इंक्रीज एज में जाके हो रहा होता है। सेंसिटिव हेयरिंग लॉस में हो रहा होता है और कोक्लियर के लेवल में मसला आ रहा है, ठीक है। और जो नॉइज इंड्यूस्ड होता है इसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑर्गन ऑफ कोटाई की जो स्टर्न स्टीरो सिलेटेड सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, और यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस जो होता है ना वो पहले हो रहा है। उसमें हमने पीछे देख लेना कि ये जो पीछे था ना इंपॉर्टेंट था कि बेस के ऊपर जो है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है हर्ड होती हैं, और ना उसकी जो एपेक्स है कोक्लियर की वहां पे लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो है हर्ड होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देख लेना प्रेस बाइक्यूसिस में पहले जो है ना लो फ्रीक्वेंसी हेयरिंग जो है ना वो प्रिजर्व रहती है, ठीक है। और ना इसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी का लॉस हो रहा होता है, और ऊपर जो है नॉइज इंड्यूस हेयरिंग लॉस है उसमें भी यही हो रहा है, ठीक है। आपने देख लेना कि कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली हेयरिंग लॉस हो रही है। अच्छा, ये टेस्ट अब इंपॉर्टेंट है मेन, वेबर टेस्ट और राइनीज टेस्ट, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि ट्यूनिंग फोक टेस्ट है बेसिकली, जो कि हमारे पास डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है। तो
अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली वेबर टेस्ट में ना हमने क्या करना है, वर्टेक्स के ऊपर ना मतलब दोनों एयर के मिड में हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि हमने वर्टेक्स के ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क को रखना है, ठीक है। और आपने उससे पेशेंट से पूछना है कि उसको ना वाइब्रेशन किस एयर में ज्यादा सुनाई दे रही है। अगर तो वो कह रहे हैं कि दोनों में इक्वली सुनाई दे रही है, मतलब किसी एक जगह पे ज्यादा जो है परसेप्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल है। इसकी ना इक्वल जो है दोनों तरफ उसकी लोकलाइजेशन है। फिर कंडक्टिव में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास अफेक्टेड एयर है ना उसकी तरफ ज्यादा वाइब्रेशन जा रही होती है कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस में, ठीक है। और सेंसरी न्यूरल में फिर क्या होता है कि जो हमारे पास अनअफेक्टेड एयर है उसकी तरफ जा रही है, ठीक है। और ऑल साउंड इसमें जो ट्रांजिशन है ना ऑल साउंड की वो डिक्रीज हो रही होती है सेंसरी न्यूरल में, लेकिन कंडक्टिव में जस्ट बैकग्राउंड नॉइज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब आपने ये बात इसमें याद रखनी है कि जो है ना वेबर में ट्यूनिंग फोक लोकलाइज करेगा। लोकलाइज करने का मतलब ये है कि ज्यादा वाइब्रेशन परसेप्ट होंगी टुवर्ड्स द अफेक्टेड एयर, ठीक है। और जो वहाँ पर सेंसरी न्यूरल है ना उसमें जो नॉर्मल एयर है ना उसकी तरफ जो है यहाँ पर ज्यादा परसेप्शन हो रही होती है। अब रानी टेस्ट में क्या होता है कि रनीस टेस्ट में ना हमने एयर कंडक्शन ऑन बोन और ना बोन कंडक्शन का ना डिफरेंस देखना है। अब नॉर्मली भी ऐसे होता है क्योंकि एयर में से जब कोई भी जो साउंड है, साउंड वेव्स पास करिए वो ज्यादा इजीली पास करेंगे ना, इस तरह पास करेंगे। तो नॉर्मली भी यही होता है कि हमारे पास एयर कनेक्शन ना बोन कनेक्शन में ज्यादा होती है। लेकिन अगर कंडक्टिव लॉस का मतलब ये है कि कंडक्शन में मसला है, ठीक है। बोन साउंड में कंडक्शन का मसला है, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमने डिफरेंस देखना होता है। ट्यूनिंग फोक है उसकी वाइब्रेशन उसको कैसे, और उसके बाद में फिर हमने ट्यूनिंग फोक जो है उसको मेस्ट्राइड फील हुई थी ड्यूरिंग मतलब जब वो एयर में चलेगा तो उसकी बोन कनेक्शन ज्यादा थी, एयर कनेक्शन ज्यादा। टेस्ट जो है ना पॉजिटिव तब होगा जब ठीक है। तो इसमें आपने देख लेना टोमा से भी एक बार एमसीक्यू एयर के अंदर जो है इसको है ना केराटिनाइज जो है एपिथेलियम वो स्किन के ऊपर होती है मेनली सिर्फ, ठीक है। तो एयर के अगर मिडिल एयर के अंदर यही केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो ग्रो कर जाए, ठीक है, इसकी अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, कोलेस्टियाटोमा, ठीक है। स्किन इन द रॉन्ग प्लेस, ठीक है। ये स्किन वाली हमारे पास बेसिकली ये जो केराटिनाइज एपिथेलियम होती है ये स्किन में होती है, केराटिनाइज एपिथेलियम, ये केराटिन। तो अगर यही केराटिनाइज एपिथेलियम विद इन द मिडल स्किन इन द रॉन्ग प्लेस, अब यही कह रहे हैं कि ना यूजुअली ये एक्वायर होता है बाद में जाके हो रहा होता है, लेकिन ना कंजेनिटल भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें यही होता है कि ना हमारे पास इसमें उन्होंने मैकेनिज्म बताया है कि प्राइमरी एक्वायर्ड भी होता है और सेकेंडरी एक्वायर्ड भी होता है, ठीक है। सेकेंडरी एक्वायर्ड में ये होता है कि अगर टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हुई है उसके नतीजे में फिर क्या हुआ कि ना स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ना वो मिडिल एयर में चला गया है आउटर से, ठीक है। तो उस वजह से आ सकता है कि फिर हमारे पास रिट्रैक्शन हो जाए, मेम्ब्रेन की पॉकेट्स बन गई हैं, ठीक है। तो उस वजह से ये आ जाएगा। तो आपने इसमें बेसिकली देखना है कि पेनलेस ओटोरिया होता है। पीछे जो हमने ओटाइटिस मीडिया या ओटाइटिस एक्सटर्ना पढ़े थे उन दोनों में ओटल्जिया था और ओटोरिया था साथ में, मतलब एयर डिस्चार्ज और एयर पेन था, लेकिन इसमें पेनलेस ओटोरिया हो रहा होता है, ठीक है। और अगर ये कोलेस्टिटोमा बोन्स को इरोड करेगा तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो रहा होता है, ठीक है। ये आपने देख लेना है। अब फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्टाइगो। वर्टाइगो की भी दो टाइप्स हैं, पेरिफेरल वर्टाइगो और सेंट्रल वर्टाइगो, ठीक है। तो वर्टाइगो में यही है कि हमारे पास स्पिनिंग की सेंसेशन आ रही हो, ठीक है, डिजीनेस वगैरह और लाइट हेडेडनेस वगैरह हो रही होती है। अब इनर एयर पैथोलॉजी में यही है कि सेमी सर्कुलर कनाल जो है ना कि डेब्रिस वगैरह कोई पड़ा हुआ है उस वजह से हो सकता है। वेस्टिबुलर नोराइटिस हो गया, मीनिया डिजीज। इसमें ना आप बेसिकली ये डिजीजेज याद कर लीजिएगा पेरिफेरल वर्टाइगो में कौन कौन सी डिजीज करा रही हैं, ठीक है। और सेंट्रल में हमारे पास किन किन कंडीशंस में सेंट्रल वर्टाइगो हो रहा होता है। होता क्या है कि डिजीनेस या ये स्पिनिंग सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग है, ठीक है। स्टेशनरी कंडीशन में अगर पेशेंट खड़ा है लेकिन उसको स्पिनिंग की सेंसेशन आ रही हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, वर्टाइगो। अच्छा अगर हमारे पास टाइम हुआ एंड बच गया तो वैसे तो फर्स्ट खुद इतनी ज्यादा लेंथी है
लेकिन अगर मुझसे टाइम मैनेज हो सका तो इंशाल्लाह हम 1-2 लेक्चर्स कर लेंगे, जिसमें ना मैं आपको ब्रीफली ईएनटी और आई के टॉपिक्स जो है ना इंपॉर्टेंट पढ़ा दूँगी। अभी तो फिलहाल हमारा फोकस ये है कि फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स कवर हो जाए ना, तो इसमें जितना लिखा हुआ है थोड़ी बहुत बातें ये मैं करा रही हूँ। एफसी और ना जो है एफसीपीएस वाले स्टूडेंट्स को वैसे भी इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिनका भी मई में आ भी रहा है तो। क्योंकि इनमें से नहीं आते क्वेश्चंस आईईएनटी में, एफसीपीएस में। जो एनएलई वाले हैं उनका तो भी एग्जाम लेट है, जेकेट वालों को भी काफ़ी लेट है, तो फिर हम आईईएनटी का कर लेंगे कि टॉपिक्स कर लें बाद में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आई का स्ट्रक्चर आपने देख लेना, स्क्लेरा, कॉर्निया कैसे बना हुआ है। बेसिकली हमने थोड़ी-सी इसमें डिजीज़ेज़ देख लेंगे, ठीक है? जो लास्ट प्रीवियस एमसीक्यूज़ आए हैं वो हम देख लेते हैं। कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है? इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा जिसमें रेड आई हो रही होती है, और एलर्जिक होगा तो इची आईज़ और जो है ना ये होता है, और बायलैटरल होता है, ठीक है? बैक्टीरियल वाला पस के साथ आता है, उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। वायरल ये एमसीक्यू हो जाता है कि मोस्ट कॉमन कंजक्टिवाइटिस कौन सा होता है? वायरल होता है, ठीक है? और इसमें भी एडिनो वायरस, ये एडिनो वायरस वाला एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सा वायरस ज्यादा करा रहा होता है। तो उसके अलावा ना ये हमारे पास एलर्जिक है ना, एलर्जी की भी स्पेसिफिकली पूछते हैं कि इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है? वर्नल कैटर कैटर जो है ना वो हम कह रहे होते हैं, जिसके कैरेक्टो कंजक्टिवाइटिस है, जो कि स्प्रिंग में होता है, और स्प्रिंग सीजन में ज्यादातर आता है जुलाई अगस्त के जून जुलाई अगस्त सॉरी जुलाई अगस्त और इस महीनों में आता है ज्यादा। तो इसमें अक्सर इस तरह से हिस्ट्री दे के पूछी होती है कि इचिंग है और बायलैटरल है, ठीक है? और उसके अलावा बैक्टीरियल में ये है पस आ रही है तो हमने एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी है, और वायरल वाला सेल्फ रिजॉल्विंग है। फिर इसमें रिफ्रैक्टिव एरर्स में देख लेंगे हाइपरोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है? फॉर साइटेडनेस को हम कहते हैं हाइपरोपिया, कि हमें करीब की चीजें नजर नहीं की दूर की नजर आती हैं, ठीक है? अब इसमें ना जो पूछ लिया जाता है कि जो हाइपरोपी है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना आई बॉल जो है वो टू शॉर्ट हो जाता है, ठीक है? और मायोपिया में आई बॉल जो है ना वो बड़ा दिखाई देता है। तो इसमें ये होता है कि हम करीब की चीजें तो देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूर की चीजें नहीं देख पा रहे होते हैं। और अब इसमें जब आई बॉल शॉर्ट होगा तो जो लाइट है ना वो फोकस्ड होती है बिहाइंड द रेटिना। होना क्या है, लाइट को चाहिए जब भी कोई इमेज बनाना है ना प्रॉपर, तो लाइट ने फोकस होना होता है ऑन द रेटिना, ठीक है? रेटिना के ऊपर फोकस होना है अगर हम रिफ्रैक्टिव एरर्स में देखें तो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी मसला आया आई बॉल में, जिसकी वजह से आई जो लाइट रेज हैं वो या तो बिहाइंड द रेटिना जा रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना जा रही है, तो उसकी वजह से डिफरेंट कंडीशन आएंगी। अब अगर ये बिहाइंड द रेटिना जा रही है तो वो हाइपरोपिया में होता है, जिसमें दूर की चीजें तो नजर आ रही होती हैं हमें, लेकिन करीब की चीजें नजर नहीं आ रही होती, ठीक है? लेकिन अगर ये इन फ्रंट ऑफ द रेटिना आ गई, अगर आई बॉल बड़ा हो गया, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि फिर इसमें नियर साइटेडनेस होगी कि हम करीब की चीजों पे तो फोकस कर पाएगा पेशेंट, लेकिन जो है दूर की चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहा होता। अब इसमें आपने ना ये एमसीक्यूज बहुत आ जाते हैं, ये लाजमी पूछ लेते हैं। हाइपरोपिया में कौन सा हम देते हैं ट्रीटमेंट के लिए? कन्वेक्स लेंस देते हैं, आपने ये देखना है। और मायोपिया में हम क्या दे रहे होते हैं? कनकेव लेंस दे रहे होते हैं। और एस्टिग्मेटिज्म में कॉर्निया का कर्वेचर, ये ना अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, इसमें एमसीक्यू में दिया होता है कि लेंस का कर्वेचर एबनॉर्मल है या कॉर्निया का है। अब हम ये तो देख लेते हैं कि एस्टिग्मेटिज्म जो है ना एक एबनॉर्मल कर्वेचर वाली डिजीज है, लेकिन ये बात थोड़ी सी भूल जाती है कि कॉर्निया का कर्वेचर डिस्टर्ब हुआ था या लेंस का हुआ था। तो आपने ये देखना है कि एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया होता है एस्टिग्मेटिज्म में, ठीक है? और इसको सिलेंड्रिकल लेंजेस से करेक्ट करते हैं। इनके आपको पता हो कि किस लेंस से करेक्ट कर रहे हैं, हाइपरोपिया को, मायोपिया को और एस्टिग्मेटिज्म को, ठीक है? और आई बॉल किसमें बड़ा हो रहा है, किसमें साइज उसका डिक्रीज हो रहा है, किसमें इंक्रीज हो रहा है, और किसमें फॉर साइटेडनेस है, किसमें नियर साइटेडनेस है, ठीक है? फिर इसमें प्रेस बायोपिया में यही होता है कि एजिंग रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है? और जो है इसमें अकोमोडेशन इम्पेयर हो जाती है। अकोमोडेशन का मतलब होता है नियर ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने, जो है ना उसको कह रहे हैं अकोमोडेशन, ठीक है? अब लेंस की इलास्टिसिटी बेसिकली डिक्रीज होने की वजह से, ये एमसीक्यू आ चुका है एक बार जेकेट में, के प्रेस बायोपिया में क्या होता है? डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस होती है। इसमें फिर वही नियर रीडिंग ग्लासेस मैग्नीफायर हम यूज करेंगे। कैटरैक्ट में क्या होता है? ये पेनलेस है। बायलेटरल लेंस की क्या होती है? ओपेसिफिकेशन, ठीक है? और विजन डिक्रीज होगी, ग्लेयर मिलेगा स्पेशली एट नाइट। ये ना ये एमसीक्यू इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैटरैक्ट में ना क्या होता है? लॉस ऑफ रेड रिफ्लेक्स। और भी दो तीन कंडीशंस में होता है, लेकिन मेनली जो है हमारे पास कैटरैक्ट में हो रहा होता है रेड रिफ्लेक्स का लॉस। लॉस ऑफ रेड रिफ्लेक्स जो है वहां पास मिल रहा होता है कैटरैक्ट में। अब इसके रिस्क फैक्टर्स में वही एज, टोबैको स्मोकिंग वगैरह ये देख लेना है आपने, इसके रिस्क फैक्टर्स, ठीक है? कंजेनिटल रिस्क फैक्टर अलग हैं, क्वाइड रिस्क फैक्टर अलग हैं। उसके अलावा टॉर्च इन्फेक्शन में अक्सर ये एमसीक्यू आ जाता है कि रुबेला जो है वो हमारे पास अगर ना प्रेगनेंसी में रुबेला का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? तो कैटरैक्ट ये करा रहा होता है, ठीक है? एल्पर्ट सिंड्रोम में भी हो रहा होता है कैटरैक्ट।
ये देख लेना, ट्रीटमेंट हमने सर्जिकल रिमूवल करके लेंस का आर्टिफिशियल लेंस लगा देना है। अब इसमें से जो एमसीक्यू, एक रुबेला वाला आ जाता है कि रुबेला का इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास कंजेनिटल कैटरेक्ट करा रहा होता है, ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ना आपने ये देख लेना कि ग्लेक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी और ग्लेक्टोसीमिया में भी कैटरेक्ट मिल रहा होता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के प्रोलॉन्ग यूज जो है ना, ये भी कैटरेक्ट करा रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। फिर लेंस डिसलोकेशन जो है उसको क्या कहते हैं, एक्टोपिया लेंटिस बोले होते हैं, ठीक है, जिसमें ना लेंस की डिस्प्लेसमेंट या मैल पोजीशन हो जाती है, या तो वो एंटीरियरली आ जाएगा या वो पोस्टीरियरली चला जाएगा। और ये एक्टोपिया लेंटिस स्किन कंडीशन से मिलता है मार्फन सिंड्रोम और होमोसिस्टिन्यूरिया में। ये देख लेना आपने। अच्छा, इसमें ना अभी ये पूरे इतने डिटेल टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर हमारा हम होता है ना, हमने प्रॉपर जैसे मैंने जो सेशंस लिए थे तो जे कैट के उनमें मैंने प्रॉपर जो है आईएनटी के टॉपिक्स डिटेल में कराए थे। तो अब हमारे पास ना ना तो वो टाइम है हम साथ कर सकते हैं, और ना ही इस मतलब जो ये सेशन है इसमें आईएनटी इंक्लूडेड थी। तो मैं बेसिकली आपको इसके एमसीक्यूज पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ कि जो आ सकते हैं आप इसको एक बार रीड करेंगे तो देख लेंगे। लेकिन मैं फिर भी बार बार यही कह रही हूँ, जे कैट वाले और एनएलई वाले जब तक वो ये टॉपिक्स बुक से जो गिने चुने कोई 8-10 टॉपिक्स हैं वो नहीं करेंगे तब तक उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी। फिर यहाँ पास हो जाता है ग्लूकोमा, एक्वोसिमर पाथवे, ठीक है। अच्छा, इसमें से ना ये ग्लूकोमा जो है ना, इसमें इसे एफसीपीएस में भी एमसीक्यूज आ जाते हैं और ना जेकेट में भी आ जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पाथवे को इसकी। अब जो हमारे पास ना जो भी है एक्वस ह्यूमर जो है ना, उसका ना बेसिकली ड्रेनेज होना होता है, ठीक है। अब इसके ना डिफरेंट पाथवेज हैं कि एक्वस ह्यूमर जो है वो ज्यादातर जो है ना 90 जो है ना वो ट्रेविकुलर मेशर के थ्रू जो है ना ड्रेन आउट कर जाता है, ठीक है। और जस्ट 10% है जो कि यूवियोस्क्लेरल पाथवे के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ना जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम होते हैं ना, ये लेंस के साथ ये सीलरी बॉडी पड़ी हुई, ठीक है। सीलरी बॉडी जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस करती है। पहले तो ये पता हो कि एक्वस में प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, सीलरी बॉडी से, ठीक है। सीलरी बॉडी का जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम है ना, उसने क्या करना है कि प्रोड्यूस करना है एक्वस हीमर को, ठीक है। एक्वस हीमर यहाँ से हमारे पास प्रोड्यूस होता है। फिर इसकी प्रॉपर सर्कुलेशन है कि इसने मूव करना है, जाना है, और आगे जो है ना यहाँ से मूव करके ट्रेबिकुलर मेशर में जा रहा होगा, किनाल और स्टेम में जाएगा, ठीक है। यूवी स्क्लेरल पाथवे को फॉलो करता है और ट्रेबिकुलर मेशर में जाके आगे वहां से ड्रेन हो रहा होता है। तो अब ये जो है ना इसका प्रॉपर ड्रेनेज वाला पाथवे है ये, ठीक है। यहाँ से गया आइरिस के पीछे से और यहाँ पे ट्रेबिकुलर मेशर में जा, और यहीं से आगे यूवी स्क्लेरल पाथवे में से भी बाहर चला जाएगा। अब होता क्या है कि हमारे पास ना नॉर्मली क्या है कि हमने क्या करना है कि अगर ग्लूकोमा में हो क्या रहा है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ने की ना अब दो रीजन हो सकती हैं। या तो हमारे पास क्या है कि एक्वस हीमर जो है ना वो इंक्रीज प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि वो इतना ज्यादा बन रहा है कि वो यहाँ से अगर जो है ना उसका ड्रेनेज जो है ना वो होने के बावजूद भी वो पीछे बच जाता है, और यहाँ पे वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है आई के अंदर ना। या तो ये रीजन है, या फिर क्या है कि इसका जो है ड्रेनेज वो रिड्यूस हो गया, ट्रेबिकुलर मेशर में कोई मसला है जिसकी वजह से ना ये प्रॉपर यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली यही देखना है कि अब नॉर्मली यहाँ पे उन्होंने पाथवे बताई हुई है कि सिल्ली बॉडीज ने बनाया है कुछ, ठीक है। यहाँ से बना और फिर मूव करते हुए ये सिल्ली बॉडी से बन के आगे जा रहा है ट्रेबिकुलर मेशर में, वहां से किनार और स्टेम में आगे चला जाएगा, या फिर ये सक्लेरा के थ्रू मूव करके यूवी सक्लेरल पाथवे के थ्रू आगे जा रहा होता है। अब ना डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि आ भी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने यहाँ पे एक्ट करना है, और ना मतलब ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में हम इनको यूज कर रहे होते हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इसकी ना किसी एक पेशेंट आ गए ग्लूकोमा के साथ, तो हम या तो ऐसी ड्रग्स देंगे जो उसकी यहाँ से प्रोडक्शन को डिक्रीज कराएंगे, या फिर ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि यहाँ से इसके ड्रेनेज को इंक्रीज कराएंगी। तो अब ये कुछ ड्रग्स होती हैं अल्फा 2 एगोनिस्ट और बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। इन्होंने क्या कराना है कि ना अल्फा 2 एगोनिस्ट और बीटा ब्लॉकर्स ब्रिमोनिडीन वगैरह ये क्या करते हैं कि यहाँ पे सेली बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं और यहाँ से ना इसकी सिक्रीशन को कम करते हैं, सिक्रीशन को इनहिबिट करता है इनटू द एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा एगोनिस्ट जो है ब्रिमोनिडीन जो है ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक्ट करेंगे सीली बॉडी के लेवल पे, और यहाँ से सीली एपिथेलियम जो है नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम यहाँ से एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन को कम कर देंगे, ठीक है। एक तो इनका रोल हो गया। उसके अलावा फिर आगे जो है ड्रेनेज में आ जाती हैं। अब कुछ ड्रग्स होती हैं हमारे पास जो है ना जो
प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट होते हैं, लेटानोप्रोस्ट और बिमेटिप्रोस्ट। इन्होंने क्या करना होता है, ये यूवियोस्क्लेरल पाथवे से ना, मतलब इस पाथवे और स्क्लेरा के थ्रू जो पाथवे जा रही है, यहाँ से इसके ड्रेनेज को इंक्रीज करा देंगे एक्वस ह्यूमर के, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ M3 एगोनिस्ट पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, कार्बाकोर और पैराकॉर्पिन, जो कि ड्रेनेज को इंक्रीज करा रहे होते हैं थ्रू द ट्राबिकुलर मेशवर्क, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ड्रग्स का अंदाजा होगा कि हम ग्लूकोमा की ड्रग्स ना अक्सर पूछ लेते हैं, ये ना आ जाती होती हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया हो कौन सी ड्रग जो है उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा कम करी और कौन सी ड्रग जो है उसके ड्रेनेज को ज्यादा करी और किस तरह से इनका रोल है ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में। यहाँ लास्ट में दिया था ये ग्लूकोमा थेरेपी, ठीक है, एक मिनट। तो ये हमने देखना है। अब इसमें आप देखेंगे कि ना ग्लूकोमा थेरेपी में हमने क्या करना है कि इंट्राओकुलर प्रेशर को हमने कम करना है, या तो अमाउंट ऑफ एक्वस को कम करेंगे, उसकी सिंथेसिस या सेक्रेशन को इनहिबिट करेंगे, ठीक है, या उसके ड्रेनेज को इंक्रीज कर देंगे। अब बीटा ब्लॉकर हम पीछे पढ़ के आए हैं, बीटा ब्लॉकर जो है उन्होंने क्या करा था, एक्वस हीमर की सेंस कम किया, उन्होंने सेल एपिथेलियम पे जाके एक्ट किया, वहां की सिक्रीशन को कम करा दिया, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि प्यूपिल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो भी मैं आगे आगे बताती हूँ आपको। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि अब बीटा ब्लॉकर्स है ना, बीटा ब्लॉकर्स का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, क्यों जो है वो हमारे पास मिड यहाँ पे जो होते हैं ना, मतलब मिडवेसिस और नियोसिस के लिए अल्फा 2 रिसेप्टर पड़े होते हैं, जिन्होंने ना वो करानी होती है, मिडवेसिस करानी होती है, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, और ना उसके अलावा हमारे पास ओक्यूलो मोटर से मियोसिस हो रही होती है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक जो होती है, एम रिसेप्टर जो होते हैं। इसलिए जो बीटा ब्लॉकर्स है ना, वो आई पे प्यूपिल पे भी कोई इफेक्ट नहीं दे रही होती, लेकिन जो अल्फा एगोनिस्ट हम दे देते हैं, ठीक है। अल्फा एगोनिस्ट जो है वो क्या करते हैं, एक्वस की सिंथेसिस को भी कम करते हैं, ठीक है, और आउटफ्लो को भी बढ़ाते हैं, दोनों काम कर रहे हैं। यूवीओ स्क्लेरल पाथवे से इसके आउटफ्लो को भी बढ़ाएंगे और इसकी सिंथेसिस को भी कम करेंगे। इसमें हमारे पास रहती है एपिनेफ्रीन, एप्रोक्लोनिडीन, ब्रीमोनिडीन वगैरह। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अल्फा 1 भी करना, तो ये मिड्रियासिस भी करा रहे होते हैं साथ में, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि अल्फा एगोनिस्ट जब हमने दिए तो वो अपने अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके मिड्रियासिस करा रहे होते हैं, तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में हम इनको नहीं देंगे, क्योंकि जब प्यूपिल डायलेट होता है तो वो मैं आपको एंगल वाली बात भी समझाती हूँ। तो उसमें हम इनको नहीं देंगे, क्योंकि इनका प्यूपिल पे जो है इफेक्ट है, ये मिड्रियासिस करा रहे हैं, ठीक है। अब ये इनके साइड इफेक्ट में फिर ब्लरी विजन और हाइपरीमिया वगैरह के साइन सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर डायरेटिक्स एसोसिएट पर क्या है कि इसने हमारे पास एक्रोसिमर की सेंसिस को कम करना है, ठीक है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स देख लिए कि ये यूवियोस्क्लेरल पाथवे से उसकी जो है आउटफ्लो जो है उसको बढ़ा रहा था। इसका आपको ये भी बताओ कि आईलैश ग्रोथ इंक्रीज करा रहा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर उसके बाद अगर हमारे पास आ जाता है कैटेकोलामीन, वो भी हम देख के आए, पाइलोकार्बन, कार्बाकोल, ठीक है। इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने भी ट्रेविकुलर मेशवर्क से उसके आउटफ्लो को इंक्रीज कराना होता है। अब यही है कि पाइलोकार्पिन को हम एक्यूट एंगल ग्लूकोमा में दे रहे थे, क्योंकि अगर ये हमारे पास क्या करेगी, मियोसिस कराएगी ना, पिपली स्फिंक्टर को अगर कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, तो क्या होगा उसकी वजह से हमारे पास जो एंगल है ना वो ओपन हो रहा है। अब हम ना इसको एंगल स्क्लेरल एंगल का क्या रोल है, जो हम मेसिस कैसे उस एंगल को कम करा रही है, इससे हम इसको एक्यूट एंगल ग्लूकोमा में नहीं दे रहे अल्फा एगोनिस्ट को। और जो है इसका पाइलोकार्पिन का क्या रोल है, ये देख लेते हैं अभी हम। ये देखें, अब इसमें एंगल क्लोयर का भी बताया, ये है एंगल क्लोयर ग्लूकोमा और ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब इसमें ये होता है कि हमारे पास ना कॉर्निया और कॉर्नियोस्क्लेरल एंगल जो होता है ना, वो देखने हैं हमने बेसिकली। क्या ये हमारे पास पड़ा हुआ है कॉर्निया, ठीक है, पीछे से ये स्क्लेरा आ रहा है। तो अगर यहाँ पे ना ये एंगल जो है ना ये, ठीक है, इस एंगल कहते हैं कॉर्नियोस्क्लेरल एंगल, और यही जो है ना इसका रोल है हमारे पास उसमें ना, हाँ, एंगल क्लोयर और जो है अल्फा एगोनिस्ट, और उसको हम देख रहे हैं कि अल्फा एगोनिस्ट को अगर हमने दिया, वो क्या करेगी कि हमारे पास आइरिस के जो मसल्स है ना उनको डायलेट करेगी, ठीक है। आइरिस जो होगा ना वो मजीद अगर जो है ना आइरिस यहाँ पे अगर एक्शन हो रहा है आइरिस के मसल्स का ना, वो मजीद डायलेट
मतलब इसने ना एंगल को क्लोज करा देना पीछे से। बेशक ये प्यूपिल को डायलेट करा रहा है, ठीक है, लेकिन ना एंगल को क्लोज करा देगा आइरिस। इसी तरह से ना अगर हम पाइलोकार्पिन दे रहे हैं तो वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करा दी, प्यूपिल को तो छोटा कराएगी लेकिन एंगल जो है ओपन करा देगी। यहाँ पे इसकी क्लियर पिक्चर दिखाऊं आपको तो ये देखें, यहाँ पे क्या हुआ, आइरिस जो है ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारे पास क्लोज एंगल ग्लूकोमा है ना, इसमें मजीद अगर हम मिडवियासिस में क्या होता है कि प्यूपिल ने इनलार्ज होना होता है, उसको इनलार्ज करने के लिए ना आइरिस जो है वो मजीद ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। जो मजीद ऊपर जाएगा तो एंगल को मजीद नैरो डाउन करेगा। लेकिन जो है ना अगर हम मियोसिस करा रहे हैं तो आइरिस जो है ना मजीद स्ट्रेट फॉर्म में आएगा, ठीक है। वो स्ट्रेट पोजीशन में अगर आएगा तो क्या होगा कि एंगल पीछे से ओपन हो जाएगा। तो इसलिए पाइलोकार्पिन है ना वो इफेक्टिव होती है क्लोज एंगल ग्लूकोमा में। वो थोड़ा सा ना मतलब उसके स्पैज्म को रिलीव करती है आइरिस के, वो नॉर्मल सीधी पोजीशन में आता है और पीछे से एंगल जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम अल्फा एगोनिस्ट देते हैं और एंगल क्लोज ग्लूकोमा तो वो उसको मजीद वर्सन कर देते हैं। तो ये आपने इसमें देखना है। अब इसमें यही बताया हुआ है ग्लूकोमा में ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है, जो कि ना प्रोग्रेसिव विजन लॉस करा रही होती है। पहले पेरिफेरल विजन लॉस होगा, फिर होगा। और इसमें ये होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर इसमें मोस्टली सब में इंक्रीज होता है ग्लूकोमा में। ओपन एंगल ग्लूकोमा है और क्लोज एंगल है। इसमें क्या होगा कि एंटीए चैम्बर का एंगल ओपन होता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन टाइप ये ओपन एंगल है। और ओपन एंगल में हमारे पास मसला क्या आता है कि रेजिस्टेंस आ रही होती है टू द एक्वस ड्रेनेज में, ठीक है, रिस्पेक्टिव वही एज इंक्रीज और डायबिटीज मेलाइटिस फैमिली हिस्ट्री वगैरह। एंगल क्लोयर ग्लूकोमा जो होता है इसमें नैरो हो गया एंगल या क्लोज हो गया, ठीक है। और ज्यादातर यहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज में मिले, जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि जो लेंस प्लेस हो गया, ठीक है, अगेंस्ट आइरिस, आइरिस जो होगा पीछे की तरफ पुश होगा तो एंगल को क्लोज कर देगा। और जो है एक्वस फ्लो जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा इसमें, एंगल जो क्लोज हुआ हुआ है ना। अब ये बता रहे हैं कि एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लूकोमा में क्या होगा कि ना एब्रप्ट एंगल क्लोयर आ रहा है और ना साथ में बढ़ जाएगा, ठीक है। सिवियर आईपीन होता है, कंजक्टाइवल एरिथमा, ये आपने देख लेना है कि एक्यूट एंगल क्लोयर में क्या हो रहा है कि एकदम से अगर एंगल क्लोयर हुआ किसी भी कंडीशन की वजह से, प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें हमने ये क्या करना है, आपको ये बात मेनली पता होनी चाहिए कि जो मिडवियाटिक एजेंट्स है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि उन्होंने क्या करना है आइरिस को ना पीछे की तरफ पुश करना है प्यूपिल की मिडवियासिस कराने के चक्कर में। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एंगल जो है वो मजीद क्लोज हो जाएगा। तो हम एंगल क्लोयर ग्लूकोमा में मिडवियाटिक एजेंट जो है उनको प्रिवेंट करते हैं। ये आपने देख लेना है इसमें। फिर आगे ये रेटिनल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं इसमें भी। अब ये तो मतलब रेटिना जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जे कैट के लिए, तो आपको इसको तो मतलब करना होगा ये वैसे इसके बारे में ना जितना डिटेल में लिखा हुआ है एरो टू में वो भी इनफ है। अगर आप इसको तो ही से भी एक बार देख लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज फिलहाल मैं यहाँ पे आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाती हूँ ना, तो फिर हमारे तो 5-6 दिन से सीन है, तो इसलिए जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें से मैं आपको मॉलिक्यूलर डीजनरेशन में आपने देखना है ड्राई होती है, वेट दो तरह से है, ठीक है। ड्राई में हमारे पास ना रैपिड ग्रेजुअल विजन लॉस हो रहा होता है और वेट में रैपिड विजन लॉस हो रहा होता है। और इसमें ना सब रेटिनल डेपोजिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, ड्राई वाली में। लेकिन उसमें जो वेट टेस्ट में क्या होता है कि कोराइडल न्यू वास्कुलराइजेशन हो रही होती है और उसकी वजह से ये बन रहा है। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है ये मेनली इंपॉर्टेंट है, इसमें आ जाता है नॉन प्रोलिफेटिव और प्रोलिफेटिव का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और इसमें साइंस पूछ लेते हैं इसमें आपको क्या मिल रहा होता है, माइक्रो एनेरिज्म्स, हेमरेजेस वगैरह मिल रहे हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स मिल रहे हैं, क्या साइंस होते हैं। फिर हाइपरटेंसिव और डायबिटिक का ना अक्सर डिफरेंस आ जाता है कि जो हमारे पास ना हाइपरटेंसिव है ना इसकी एक तो इसमें फिब्रोनाइड नेक्रोसिस मिलती है रेटिनल वेजल्स के अंदर, और इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके अंदर ना आर्टीरियोवीनस निकिंग मिल रही होती है, ठीक है। आर्टीरियोवीनस निकिंग माइक्रोएनर्जिस में क्या होता है कि आर्टरीज और वेन्स जो है ना उनके मतलब जैसे वहां पे ना मतलब नैरो हो रही होती हैं आर्टरीज उस लेवल पे जहां से ना मतलब पास करे ना वेन्स एंड आर्टरीज साथ साथ में पास करी ना, जिस लेवल पे ये इकट्ठी पास करेंगे ना वहां पे आपको ना मतलब हेमरेजेस मिल रहे हैं, आर्टरीज जो है वो नैरो मिल रही होंगी, जिसको कहते हैं आर्टरियोवेनस निकिंग। उसके अलावा पेपुलर एडीमा मिल रहा होगा, ठीक है, ये आपने इसमें देख लेना है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो है रेटिनोपैथी होती है, इसको फौरन से हमने कंट्रोल करना है ब्लड प्रेशर को लोअर करके। एक तो इसमें फिब्रोनाइड नेक्रोसिस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आर्टेरियोवेनस निकिंग वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आपने कॉटन वूल स्पॉट्स देख लेने हैं, ठीक है। रेटिनल न्यू वास्कुलराइजेशन देख लेंगे। फिर रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन आ जाती है,
ये भी आपके पास क्या होगी ना, एक्यूट और सडन आ रही है तो इसमें एकदम से मोनोऑकुलर विजन लॉस के साथ प्रेजेंट करेगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, ये एमसीक्यू में आ जाता है, बल्कि आया भी चेरी रेड स्पॉट एट फोविया मिल रहा होता है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि रेटिनल आर्टरी की एक्लूजन है। रेटिनल वेन की एक्लूजन में ना हमें क्या मिलती है इसमें ना, टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस भी इसको बोलते हैं, उसके अलावा ना रेटिनल हेमरेज एंड वीनस इंगॉर्जन, ब्लड एंड थंडर अपीयरेंस भी कहते हैं। ब्लड एंड थंडर अपीयरेंस या फिर टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस, ये दोनों एमसीक्यूज आ चुके हैं जे कैट में एक बार, ठीक है। चेरी रेड अपीयरेंस मिलेगी रेटिनल आर्टरी एक्लूजन में, और जो है ब्लड एंड थंडर अपीयरेंस मिली होती है रेटिनल वेन ओक्लूजन में। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में से आर्टेरियोवेनस निकिंग मेंशन की हुई है, एक बार ये आया हुआ है, फिब्रोनाइड नेक्रोसिस का एमसीक्यू आया हुआ है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिंपल सिंपल पूछी होती हैं। और डायबिटिक वाली में वो माइक्रो एनोरिज्म जो चेंजेस हैं इसके, ठीक है। नॉन प्रोलिफेटिव और प्रोलिफेटिव का डिफरेंस होता है, और नॉन प्रोलिफेटिव और प्रोलिफेटिव का ना मेन डिफरेंस यही है कि जो प्रोलिफेटिव रेटिनोपैथी है ना, उसमें न्यू वास्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर तो इस लेवल पर न्यू वेसल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं तो इसका मतलब है कि अब नेफ्रोपैथी जो है ना, डायबिटिक सॉरी रेटिनोपैथी जो है वो अब प्रोलिफेटिव और हेमरेजेस वगैरह मिल रहे होते हैं, तो ये देखें ना। इसके बाद फिर हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट आ जाती है। रेटिनल डिटैचमेंट की भी आगे से ये बात इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू इसका आ चुका है कि न्यूरोसेंसरी रेटिना जो है ना, उसका अब रेटिना की भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। उनमें जो न्यूरोसेंसरी रेटिना है ना, वहां से डिटैचमेंट होगी ना अंडरलाइन पिगमेंट एपिथेलियम से उसकी, तो उसको कह रहे हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट है, ठीक है। अब इसमें रिग्मेटोजेनस होती है और नॉन रिग्मेटोजेनस। रिग्मेटोजेनस में क्या होगा कि रेटिनल टिगर है उसकी वजह से डिटैचमेंट हो रही होती है, ठीक है। और ये एमसीक्यू पॉइंट है इसका कि रिग्मेटोजेनस जो है ना वो हाई मायोपिया के साथ एसोसिएट कर रही होती है, और नॉन रिग्मेटोजेनस में फ्लूइड अकोमोलेशन आ रही है। अब इसमें जो हमारे पास एक पॉइंट मिलता है कि फ्लॉटर्स एंड लाइट फ्लैशेस पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट की वजह से होता है। इसमें वहां पे जो है ना मोनोक्लियर विजन लॉस रेटिनल आर्टरी विजन में वो पेनफुल था, यहाँ पे पेनलेस मोनोक्लियर विजन लॉस होगा, ठीक है। ये आपने देख लेना है। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में आपने देखना है डीजनरेशन किसकी हो रही है, फोटो रिसेप्टर्स की, ठीक है। फोटो रिसेप्टर एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की हमारे पास इसमें डीजनरेशन हो रही होती है। और फंडोस्कोपी पे क्या मिलेगा, ऑप्टिक डिस्पेलर मिल रही होगी, ठीक है। और रेटिनल वेजल्स की भी एटेनुएशन मिल रही होती है, रेटिनल पिगमेंटेशन वगैरह मिलेगी। हाँ, ये एमसीक्यू है, बोन स्पाइक्यूल शेप डेपोजिट मिल रहे होते हैं, ठीक है। ये ना टिपिकल टिपिकल यहाँ से बिल्कुल यही लाइंस उठाई हुई आई नहीं है, ठीक है। अगर आप लास्ट एमसीक्यू देखेंगे भी ना, आपको लिटरली ये पॉइंट्स मिलेंगे। चेरी रेड स्पॉट वाला एमसीक्यू भी आपको मिलेगा, और उसके अलावा थंडर एंड जो है ना वो अपेयरेंस जो आ रही है, ब्लड एंड थंडर अपेयरेंस, या फिर आई थिंक टोमेटो स्प्लैश वर्ड मेंशन था, वो अपेयरेंस रेटिनल वेन ओक्लूजन में। मतलब ये टिपिकल इनकी जो करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है ना, वो उठा के उन्होंने दी हुई है एमसीक्यूज में, एक एक बार ये आए हुए हैं। बोन स्पाइक्यूल शेप डेपोजिट्स जो है वो किस में मिल रहे होते हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में मिल रहे होते हैं। एटलीस्ट आपको कुछ और ना आता हो, ये इतना मेन मेन फीचर्स पता हो इसके ना रेटिना के। फिर ये पेपुलर एडीमा में हमारे पास ना ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग है। अगर आप ना इतना भी याद कर लेते तो इनफ है, क्योंकि आई में से 5 एमसीक्यूज आने हैं तो उसमें से एक दो रेटिना से आ जाते हैं, तो आपके दो में से एक तो कवर हो जाएगा अगर आप ये मेन मेन फीचर्स देख लेंगे ना। तो उसके अलावा फिर यही पेपुलर एडीमा में क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग हो रही होती है, यूजुअली बायलेटरल आईसीपी इंक्रीज होने की वजह से हो रही होती है, ठीक है। और इसमें यही है कि ऑप्टिक नर्व में जो है ना फ्लो जो है एक्सोप्लाज्मिक वो इम्पेयर्ड, ऑप्टिक नर्व का बेसिकली डैमेज है उसकी वजह से हो रहा होता है। और ना ऑप्टिक डिस्क जो है ना वो एलिवेटेड होगी, उसके ब्लड मार्जिन होंगे इन द पेपुलर एडीमा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखनी। फंडोस्कोपी फाइंडिंग्स जो है ना इन सब डिजीजेस की आपको आती हो, तो वो भी इनफ है, आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे काफी हद तक। इन्होंने फिर पिक्चर्स में दिखाया भी हुआ है कैसे कौन सी पेरेंट्स किस तरह की है। अब ल्यूकोकोरिया में क्या होता है, इसमें भी हमारे पास क्या है कि रेड रिफ्लेक्स जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा में भी मिलता है, ये कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट में भी मिल रहा होता है बच्चों में। उसके अलावा ना हमारे पास अब रेटिनोब्लास्टोमा में से भी दो, ये आपने टॉपिक देख लेना कि इसमें से भी एमसीक्यू दो चार आए हुए थे कि इसमें ना एक तो ये बच्चों में होता है, फौरन पैदा होते हैं इसमें मिल रहा होता है, ट्यूमर होता है इसमें, हमने ना कैल्सिफिकेशन देखनी होती है, एमआरआई वगैरह सीटी कराना होता है, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर यूवीआइटिस वही यूविया की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हाइपोपायोन हाइपोपायोन जो है ना वो यूवीआइटिस में मिलता है, जिसमें एंटीरियर चैम्बर के अंदर ना हमें पस मिलेगी, अकोमोलेशन ऑफ पस इन द एंटीरियर चैम्बर, साथ में कंजक्टाइवल रेडनेस भी है। बाकी उन्होंने एसोसिएशंस बताई हुई है कि इन इन कंडीशंस के साथ यूवीआइटिस की एसोसिएशन हो सकती है।
अब यही मियोसिस में है कि कंस्ट्रक्शन होती है, पैरासिम्पैथेटिक जो है हमारे पास जो सिस्टम है वो इसकी कंस्ट्रक्शन करा रहा है, ठीक है? ये प्रॉपर इसका पाथवे बताया हुआ है। आप लोगों को ना इतना इसमें तो इसके पाथवे को सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता भी होगा कौन-कौन से न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है? एडिंगर वेट्सफेल न्यूक्लियस जो है वो जा रहा है सिल्री गैंग्लियन तक, और उसके अलावा शॉर्ट सिल्री नर्व्स होती हैं, ठीक है? शॉर्ट सिल्री नर्व जो है ना वो नर्व शॉर्टन द पिपिली डायमीटर, ठीक है? शॉर्ट तो पिपिली डायमीटर को ये शॉर्ट कर रही है, मियोसिस करा रही है। यहाँ पे इन्होंने पाथवे बेसिकली दिखाई भी हुई है कि हमारे पास क्या हुआ कि विजुअल लाइट आई है और वहाँ से कैसे रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं। पहले ही जो है हमारे पास एडिंगर वाट्सफेल न्यूक्लियस जो है, उसके थ्रू सीली गैंग्लियन की तरफ जाएँगे, ठीक है? सीली गैंग्लियन से फिर ये आगे मूव कर क्रेनियल नर्व 3 जो है इन्हें आगे ले जाएगी शॉर्ट सिली वहाँ से फिर मूव करते हुए यहाँ से मतलब एक इनका एफरेंट दिखाया है और दूसरा इफरेंट दिखाया है। पीछे पहले ये आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है? एडिंगर वाट्सवेल न्यूक्लियस से आगे सीली गैंग्लियन के अंदर आए, फिर ओक्यूलोमोटर नर्व थी उसने उनको लिया। फिर आगे जो है ना आई की तरफ जा रहे हैं, स्फिंक्टर पिपिलारी मसल के ऊपर जाएँगे और जाके प्यूपिल को शॉर्ट कर देंगे। आपको बस इसका न्यूक्लियस का पता हो कि इसमें हमारे पास एडिंगर वास्कुलर न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, जो कि मियोसिस करा रहा होता है, ठीक है? और उसके अलावा फिर पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में यही है कि लाइट जो है वो सारा इन्होंने वही प्रॉपर पाथवे बताया हुआ है। तो इसमें आप लोगों को इतना ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें ना इनके जो पाथवेज़ हैं ना, आपको मैं एक चीज़ वो बता दूँगी शॉर्टकट इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो जैसे कि फिज़ियो है या हाँ बस आई है, इस तरह से जो हम जब जहाँ पे इन्होंने पाथवेज़ दिए हुए हैं या बायोकेम में जैसे इन्होंने वो मेटाबॉलिज़्म दिए हुए हैं, इक्वेशंस, इस तरह की चीज़ों को ना आप आराम से स्किप कर सकते हैं, छोड़ दें। इनमें से ना कोई एमसीक्यू नहीं आता, ठीक है? इस तरह के टिप जैसे अब ना फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह अक्सर हैं फिज़ियो में जो इतने करने वाले, तो उनमें से ना जे कैट या एनएलई में उनमें से कोई खास एमसीक्यूज़ नहीं आते। आपसे सिंपल कॉन्सेप्ट और सीधी-सीधी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हमें ना पाथवे बता दें, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के पाथवे में अच्छा जी ये बता दें कि इस स्टेप के बाद अगला स्टेप कौन-सा है? इस तरह के कोई एमसीक्यूज़ नहीं आते। तो आप ना आराम से ये वाली जो चीज़ है ना इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आपने इसको एक दफ़ा रीड करना हो तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये आप ना छोड़ सकते हैं। इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट किए बगैर ना आप जो फ़ोकस करने वाली चीज़ें हैं ना वहाँ आप उन पे ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। अब इसमें आपकी जो मैंने काम की बात है ना आपको ये पता हो कि वहाँ पे शॉर्ट सिल्वरी नर्व थी मियोसिस जो करा रही थी, और जो मिडरियासिस है वो लॉन्ग सिल्वरी नर्व्स करा रही हैं। अदरवाइज़ आप बाकी कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं मियोसिस में, और जो मिडरियासिस है इसमें सिम्पैथेटिक फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं। बस दिस इज़ इनफ, ठीक है? और उसमें कुछ अंदर ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है इसकी। अब इसमें आ जाता है रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट में ना अक्सर ये एमसीक्यू आ जाता है कि इसको ना मार्कस गन प्यूपिल भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे पास ना जब एक आंख पे हम ना वो करेंगे ना मतलब ये एफरेंट डिफेक्ट है बेसिकली, ठीक है? जिसमें ना डिफेक्ट जो है हमारे पास एफरेंट जो लाइट को ना मतलब लेके जा रही हैं आई से पीछे की तरफ, ठीक है? जो सेंसरी सेंसेशन लेके जा रही हैं। तो उनमें मसला आएगा, लेकिन इफरेंट जो होंगी ना वो नॉर्मल होंगी। अब होता क्या है कि अगर हमने ना मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल तो फॉर एग्जांपल ये 2 हम देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसमें ये है कि ये आँख जो है ना अगर नॉर्मल है, ठीक है? और ये एबनॉर्मल है। तो अब अगर हमने ना इस पे लाइट डाली है ना तो फिर उसके नतीजे में ना कंस्ट्रक्शन दोनों आईज़ की नहीं होगी, क्योंकि हमने एबनॉर्मल आई के ऊपर जब डाली ना तो एफरेंट जो है वो पीछे गए नहीं है। उन्होंने जाके ना जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रोजेनिकुलेट बॉडी एडिंग वास्कुलर न्यूक्लियस वहाँ तक वो पहुँचे नहीं, किसी को स्टिमुलेट नहीं किया। तो पीछे इफरेंट जो है दोनों के नहीं आएँगे, दोनों आईज़ के, ठीक है? तो दोनों का रिज़ल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने क्या किया कि नॉर्मल आई के ऊपर अगर हम लाइट जो है ना इम्पैक्ट डालेंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों कंस्ट्रिक्ट करेंगे। मतलब इसमें डिफरेंस ये है कि क्योंकि एफरेंट का डिफेक्ट है, एफरेंट फाइबर जो है वो डैमेज है। तो अगर हमने नॉर्मल आई के ऊपर लाइट जो है वो स्टिमुलेट की है ना, लाइट इम्पैक्ट की है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसने तो मतलब वो तो ठीक थी, उसके एफरेंट फाइबर्स पीछे गए, उन्होंने स्टिमुलेशन दी, और इफरेंट भी ठीक थे, इफरेंट फाइबर्स ने आके भी जो कंस्ट्रक्शन करा दी। लेकिन अगर हम एबनॉर्मल आई के ऊपर करेंगे ना, तो फिर अब क्या है कि एबनॉर्मल तो यही थी, लेकिन वे तो कंस्ट्रक्शन दोनों आईज की नहीं होगी। तो यही कह रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ पिपुलरी कंस्ट्रक्शन डिफर व्हेन लाइट इज शोन इन वन आई एट अ टाइम ड्यू टू यूनिलैटरल और एसिमेट्रिकल लीजन वगैरह, ठीक है? अब यही है कि जब लाइट शाइन्स करेंगे टू द नॉर्मल आई, तो इप्सिलेटरल आई जो है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास हो रही है डायरेक्ट रिफ्लेक्शन और कंसेंशुअल
इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, कॉन्ट्रालेटरल आई जो है ना वो भी हमें मिलेगी, उसकी कंस्ट्रक्शन भी। लेकिन जब हम उसको नॉर्मल आई से अब नॉर्मल आई की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा कि बोथ प्यूपिल्स डायलेटेड ही रहेंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने इसमें देखना होता है, एफरेंट प्यूपिलर इफेक्ट का ये कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाता है हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम। ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम का आपको ये पता होनी चाहिए कि सिम्पथेटिक डिनर्वेशन है फेस की। ठीक है, जिसमें ये चार चीजें हमें मिल रही होती हैं, टॉसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस। ठीक है, और उसके ये फ्लशिंग ऑफ द फेस, जिसमें एब्सेंट स्वेटिंग होती है और फ्लशिंग ऑफ द फेस में होती है। प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन है, टॉसिस है, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड हो रही है। ठीक है, ये आपने देख लेना है। अब इसके लियन कहाँ-कहाँ हो सकते हैं, एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी, वरना इसके लियन बेसिकली पूछे नहीं जाते। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में पोंटाइन हेमरेज है, ब्राउन सर्किट सिंड्रोम है, तब इसके फर्स्ट न्यूरॉन लियन हो रहे होंगे। सेकंड न्यूरॉन में स्टिलेट गैंग्लियन की कंप्रेशन हो रही है तब, और थर्ड न्यूरॉन जो है वो कब होगा, जब कैरोटिड डायसेक्शन वगैरह हो रही होती है। ठीक है, और इसमें आपने ये देख लेना है कि थर्ड न्यूरॉन का अगर लियन है ना तो इसमें एन, ये एमसीक्यू आ सकता है, वैसे आया नहीं है कि हॉर्नर सिंड्रोम तो है पेशेंट को, बाकी सारे सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन एनहाइड्रोसिस नहीं है। तो बेसिकली कहाँ पे डैमेज हो सकता है, कैरोटिड डायसेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड न्यूरॉन डैमेज की वजह से ये आ सकता है। ओक्यूलर मोटिलिटी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक एमसीक्यू जो है वो आपका कंफर्म है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो है हमने देखना है कि लेटरल रेक्टस जो है उसके लिए फोर्थ नर्व थी। ठीक है, एल आर सिक्स नर्व, सॉरी, एल आर सिक्स था और एसओ फोर था। तो एब्ड्यूसन नर्व जो है वो लेटरल एक्टस के लिए होती है, और जो यहाँ पर स्ट्रोक्रियर नर्व होती है ना, स्पीरियर ओब्लीक के लिए होती है। ठीक है, और बाकी सारों को ना यहाँ पर थर्ड नर्व जो है ना, ओक्यूलो मोटर नर्व जो है ना, बाकी सबको इनर्वेट कर रही होती है। तो इसमें आपने ये देख लेना कि मसल्स का देख लेना, जो रेक्टाइल मसल्स है ना, इनमें एक एमसीक्यू आ जाता है कि ये ना एनुलस ऑफ जिन से पास करते हुए आ रहे होते हैं, एक ही जगह से आ रहे हैं। ठीक है, एनुलस ऑफ जिन से ये स्ट्रक्चर होता है, वहां से आएंगे। बाकी ओब्लीक जो है वो ऊपर से थोड़ा सा ओब्लीकली उनका पाथवे होता है, इस तरह से करके पास करते हैं। इंफियर ओब्लीक और सुपीरियर ओब्लीक, इनका ना आपको यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, लेकिन आपको इनका ओरिजिन इंसर्जन का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इनकी मूवमेंट्स का भी आइडिया होना चाहिए। जैसे अब इन्होंने देखा हुआ है कि जो हमारे पास है ना, लैटरल रेक्टस का तो सिंपल है कि उसने लैटरल मूवमेंट करानी है, मीडियल रेक्टस ने मीडियल मूवमेंट करानी है। अब इंफीरियर ओब्लीक और सुपीरियर ओब्लीक का थोड़ा डिफरेंट है। जो ओब्लीक है ना, आपने ओब्लीक में ये देखना है कि ऑपोजिट आ जाती है, कि जो यहाँ पर सुपीरियर ओब्लीक है ना, वो जो है इनवर्ड मूवमेंट कराता है। ठीक है, और जो इंफीरियर ओब्लीक है ना वो आउटवर्ड देखेगा, मतलब इनवर्ड नहीं, सॉरी, डाउनवर्ड। ठीक है, उसकी साइड होती है, और जो हमारे पास ना इंफीरियर ओब्लीक होता है वो सुपीरियरली दिखा रहा होता है। ठीक है, एक मिनट, बुशरा चार्जर दे दो, जिसकी बैटरी खत्म हो रही है। चार्जर हाँ है इसमें पड़ा हुआ है। आज बहुत ही गंदी क्लास है, नहीं बताती। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है कि क्रेनियल नर्व 4 को देखते थे कि इसने क्या करना है, कि लैटरल एक्टिस के लिए थी, और 3 जो है हमारे पास उसके लिए है। सॉरी, ऑल द मसल्स, और जो 6 है ना वो हमारे पास आ, सॉरी, 6 लैटरल एक्टिस के लिए और 4 वीक के लिए। अच्छा, हम इसमें ना पहले आपने ये देख लेना है हमारे आई की मूवमेंट्स कौन-कौन सी हैं। ठीक है, एब्डक्शन है, एब्डक्शन होगी, एडक्शन होगी, और उसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाती है मेनली ये 2 मूवमेंट्स जो है ना, हमने इनको लेके चलना है। अब जितने भी हमारे पास, आपने बात रखनी है लैटरल रेक्टस के अलावा ना, जितने भी रेक्टाई है ना, ये एमसीक्यू आ जाता है। लैटरल रेक्टस के अलावा जितने भी रेक्टाई हैं वो सारे एडक्ट करा रहे होते हैं, ओब्लिक्स है ना इन्होंने एबडक्शन करानी है। तो आपको ना इनके फंक्शन एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि जो इंफीरियर ओब्लिक है, सुपीरियर ओब्लिक है, इन दोनों ने करानी एबडक्शन है। ठीक है, एबडक्शन जो है वो कराते हैं ओब्लिक्स। ओब्लीक में भी बी आ रहा है और एबडक्शन में भी हमारे पास बी आ रहा है, तो एबडक्शन कराएंगे ओब्लिक्स, और रेक्टाइल जो है ना वो सारे एडक्शन कराते हैं एक्सेप्ट लेटरल रेक्टाइल, क्योंकि ये एबडक्शन करा रहा है। ये मतलब ऑपोजिट जो है ना लेटरल मूव कराएगा आई को, तो ये अवे फ्रॉम द आई है। ठीक, टुवर्ड्स जो है ना नोज होगी वो एडक्शन होगी, अवे फ्रॉम द नोज होगी वो एबडक्शन होगी। इस तरह से देख लेना।
अब इसमें ये होगा कि इंफीरियर को नाम से पता चला, इंफीरियर रेक्टस ने डाउनवर्ड मूवमेंट करानी है और जो स्पीयर रेक्टस है उसने जो है स्पीयर मूवमेंट करानी है। लेकिन ओब्लिक्स में क्या होता है कि इंफीरियर ओब्लिक जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट कराता है और जो स्पीयर ओब्लिक होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट कराता है। तो ये हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें यही है कि ओब्लिक्स जो होंगे वो ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बताया भी क्योंकि उन्होंने ऑपोजिट साइड पे जाना है, सुपीरियर वाले ने इंफीरियर दिखाना है और इंफीरियर वाले ने सुपीरियर दिखाना है। ये ना इनका एक टेबल है हमारे पास, वो मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी। इसमें ना सारे रेक्टाइल के मूवमेंट्स हैं और ओब्लिक्स की भी मूवमेंट्स है, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये नर्व्स बहुत बार बार आती हैं, वो इनका पूछा जाता है, आपको पता हो, ठीक है। फिर इस तरह से पूछा जाता है कि हाँ, जो मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर हमने ना राइट साइड पे देखना है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये राइट आई है और लेफ्ट आई है, तो इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं कि राइट साइड पे अगर सिंपली ये आ रहा है ना, राइट साइड पे देखना है तो कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। राइट साइड पे अगर आप अब देखो, यहाँ से जाएगा लेटरल रेक्टस, राइट आई का होगा। ये चीज आपने देखनी है, लेटरल रेक्टस ऑफ द राइट आई और मीडियल रेक्टस ऑफ द लेफ्ट आई। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है कि ये तो सिंपल हो गया एमसीक्यू। फिर इस तरह से पूछ लेते हैं कि राइट और अबव देखना है, ठीक है। फिर दोनों आइज के कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट और अबव देखना है। तो अब राइट और अबव देखने में आपस पता है इसमें क्या सिनेरियो आएगा कि जो है राइट आई का इंफीरियर ओब्लीक, ठीक है, बेसिकली इंफीरियर ओब्लीक जा रहा है, ठीक है, और लेटरल रेक्टस आ रहा है। क्योंकि जो इंफीरियर ओब्लीक है ना, वो हमें क्या पढ़ता है, वो एबडक्शन भी कराता है और वो स्पीयरली भी मूव कराएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमने राइट एंड अबव देखना है तो लेटरल रेक्टस और इंफीरियर ओब्लीक, ठीक है। और इसी तरह से राइट एंड डाउनवर्ड देखना है तो क्या आएगा, लेटरल रेक्टस और स्पीयर ओब्लीक। तो इस तरह से दो मसल्स का कंबाइंड इफेक्ट भी पूछा जाता है, तो ये इसका भी आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। ब्लो आउट फ्रैक्चर का सिंपली क्या आ जाता है, केस में ये एमसी हो जाता है कि ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ना ब्लो आउट फ्रैक्चर होगा, आई बॉल जो है ना वो हमारे पास बाहर आ जाता है, ठीक है, ऑर्बिटल फ्लोर के फ्रैक्चर में। इसमें यही होगा, डायरेक्ट ट्रॉमा होगा टू द आई बॉल या फिर इंफ्रा ऑर्बिटल रिम को, ठीक है। तो ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व इंजरी इसमें हो रही होती है, एमसीक्यू आ जाता है कि ब्लो आउट फ्रैक्चर में कौन सी नर्व डैमेज हो रही होती है, तो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है। फिर अब इसमें वही हमारे पास पालसीज देखेंगे तो वो वही ऐसे ही है कि आपको अगर पता है ना कि कौन सी नर्व जो है वो क्या फंक्शन करा रही है, तो उसकी पालसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अच्छा, एक तो आपको ये पता हो कि इसकी कॉजेज क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व थर्ड जो है ना, इसकी हमारे पास पालसी की क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है, कि या तो इस्कीमिया हो गया, ठीक है, या फिर अनकल हर्निएशन हो गई है, या पोस्टीरियर सबसे कॉमन जो है ना ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एनोरिज्म। मैंने ये पढ़ा एनोरिज्म्स कराते हुए बताया था कि इसकी वजह से थर्ड नर्व पालसी सबसे ज्यादा कॉमन होती है, ठीक है। और उसके अलावा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो गया, मिड ब्रेन स्ट्रोक हो, ये आपको ना मतलब ये जो 4-5 कॉजेज है ना क्रेनियल नर्व डैमेज की, ये आपको लाजमी पता हो, ठीक है। और फिर इसमें ना जो मेन बात है वो यही है कि होता क्या है कि ब्लॉन प्यूपिल होंगे, ठीक है, डाउन एंड आउट गेज। कैसे डाउन एंड आउट गेज कैसे, अब जब हमारे पास एक्यूलो मोटर नर्व डैमेज हुई है, सारे हमारे पास सेक्टाई, ठीक है, और इन्फीरियर ओब्लिक सब डैमेज हो गए हैं, ऐसे मसल्स। अब देखो इन्फीरियर ओब्लिक जो है उसने स्पीडली मूव कराना था, ठीक है, वो भी गया। और वहां से फिर हमारे पास बेसिकली आप ये देख लो बच क्या गया, बच गया हमारे पास लेटरल रेक्टस, ठीक है, और स्पीयर ओब्लीक बच गए। जब लेटरल रेक्टस और स्पीयर ओब्लीक बच गए, इन दोनों का क्या काम है, ठीक है। स्पीयर ओब्लीक ने अभी मैंने आप लोग को कराते हुए बताया था कि राइट साइड पे डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड देखना हो तो क्या होता है, ये तो लेटरल स्पीयर ओब्लीक और लेटरल रेक्टस आएंगे, ऐसे ही है ना। तो इन्होंने क्या करना है, डाउन एंड आउट गेज करा देनी है, ठीक है। तो ये है, और ये हमारे पास मियोसिस करा रही थी तो इसको से ब्लॉन्ड प्यूपिल मिलेंगे, ठीक है, क्रेनियल नर्व थर्ड की पालसी में। ज्यादा कॉमन हमारे पास इसमें क्या होता है कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एनोरिज्म हो या अनकल हर्निएशन हो, सबसे ज्यादा कॉमन कॉज इसकी यही होती है डैमेज की। फिर इसी तरह से क्रेनियल नर्व फोर्थ के डैमेज में स्पीयर ओब्लीक डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो कांट सी द फ्लोर होता है इसमें। स्पीयर ओब्लीक ने क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट करानी होती है, डाउनवर्ड दिखाता है ओब्लीकली, तो इसमें क्या आएगा कि ना जब सीढ़ियां उतरते हुए मसला होता है, ये एमसीक्यू टिपिकली आता है, ठीक है, कि अगर किसी सिनेरियो में मेंशन किया हुआ है ना कि पेशेंट जो है उसको स्टेयर्स पढ़ने में, ठीक है, रीडिंग करने में और स्टेयर्स जो है स्टेयर से डाउन द स्टेयर्स जाने में मसला हो रहा है, तो कौन सी उसकी नर्व डैमेज हो सकती है, तो ये फोर्थ नर्व होती है, ठीक है। और सिक्स नर्व में क्या होगा कि ना एबडक्ट नहीं कर पाएगा, उसका जो हमारे पास गेज होगी ना वो मीडियली होगी, ये आप देखिए ना मिडिल गेज जो है इसमें आ रही होती है कि वो एबडक्ट नहीं कर पा रहा है इसको, ये आपने देख लेना।
फिर इसी तरह से जो मैं आपको बता रही थी विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स के क्वाड्रेंटनोपिया क्या होता है, होमोनिमस हेमिनोपिया और ये क्या है, ठीक है। अब इसमें ना डिफरेंट ये इन्होंने डिफरेंट विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स बताए हुए हैं कि अगर तो मोनोएक्युलर सिंपल विजन लॉस हो गया, ठीक है, राइट आई सारी की सारी चली जाएगी, ठीक है। बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया में क्या हो रहा है कि हमारे पास दोनों साइड की टेम्पोरल फील्ड जो है ना वो चली गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर ऑप्टिक क्याज्म के लेवल पे डैमेज है ना, ऑप्टिक क्याज्म के लेवल पे अगर हमें डैमेज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ना बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हो रहा होगा। तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि कोई भी पिट्यूटरी लीजन है, ठीक है, उसकी वजह से ये क्या कंप्रेस हो सकता है। ये मैंने आपको बताया था, पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, यहाँ पे कोई एनोरिज्म है जिसने उसको क्या के लेवल पे कंप्रेशन कराई है। अब ना होता क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है लेफ्ट आई, और ना एक मिनट इसको हम यहाँ पे देखते हैं, राइट आई, ठीक है, ये लेफ्ट। अब इसमें हमारे पास ना फाइबर्स आने हैं, ठीक है, टेम्पोरल फाइबर्स आते हैं और नेजल फाइबर्स आते हैं इस तरह से, ठीक है। ये अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करना, ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है नेजल फाइबर्स होते हैं ना, वो उन्होंने डीकसेट करना होता है एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक यास, लेकिन जो टेम्पोरल फाइबर है ना, ये डीकसेट करके ना फिर ये जो है ना ऑपोजिट चले जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, ये वाले इधर इधर, और ये लेकिन जो टेम्पोरल फाइबर है ना, ये सिंपली ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। ये हमने नॉर्मली पढ़ना कि डीकसेशन नेजल फाइबर्स की होती है, टेम्पोरल फाइबर्स की नहीं होती। अब ये देख लें, अगर आप ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। अब इसमें होता क्या है हमारे पास कि ना नेजल फाइबर, जो टेम्परल फाइबर्स होते हैं ना, वो होते हैं फॉर द नेजल फील्ड, उल्टा है। जो टेम्परल फाइबर्स होते हैं उनसे हमने ना नेजल एस्पेक्ट को देखना है, ठीक है, नेजल फील्ड के लिए होते हैं वो, कि मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह लें कि यहाँ पे जो फाइबर्स पड़े हैं ना, उन्होंने इस एरिया को वाली फील्ड को कवर करना है, और जो यहाँ के फाइबर है उसने इस एरिया की फील्ड को कवर करना है, मतलब ऑपोजिट होता है। नेजल विजन के लिए हमारे पास होते हैं, नेजल फील्ड के लिए टेम्परल फाइबर्स, और जो है वो टेम्पोरल फील्ड के लिए होते हैं हमारे पास नेजल फाइबर्स। तो इसमें फिर हमने क्या देखना है कि, हाँ एक मिनट, अब होगा क्या कि जब हमारे पास ऑप्टिक क्याज के लेवल पे डैमेज आया ना बेसिकली, तो ये जो है ना, ये सेंट्रली अगर डैमेज आ रहा है, ऑप्टिक क्याज में सेंटर में तो नेजल फाइबर्स ही पड़े थे ना, यहाँ पे टेम्पल फाइबर्स तो इधर आए नहीं है, नेजल फाइबर्स आए और उन्होंने डिकेसेट करना, तो यहाँ पे ना नेजल फाइबर्स जो हैं वो हो गए डैमेज, ठीक है। जब नेजल फाइबर्स डैमेज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि टेम्पोरल फील्ड लॉस हो जाएगी, बाई टेम्पोरल हेमियानेपी हो जाएगा, कि दोनों साइड्स की टेम्पोरल रीजन लॉस हो गई है, ठीक है। अब लेकिन इसी तरह से ऑप्टिक रेडिएशन में आपने इससे में देखना है, एक और चीज है कि अगर हमारे पास ना फॉर एग्जांपल लेफ्ट आगे ये ना ऑप्टिक ट्रैक बनता है, ऑप्टिक ट्रैक में बेसिकली अगर हमारे पास ये लेफ्ट ट्रैक सारा डैमेज हो गया है, ठीक है। अब लेफ्ट ट्रैक में हमारे पास क्या था कि लेफ्ट साइड के नेजल जो राइट साइड की यहाँ पे डिकसेशन हो चुकी थी, राइट साइड के नेजल फाइबर्स आए हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड के टेम्पोरल फाइबर्स आए हैं, ठीक है। एक मिनट यार, बुशरा आप